सोचिए एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर जिसका पूरा करियर क्राइम समझने और क्रिमिनल्स पकड़ने में गुजरा हो, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कैम में 8 करोड़ खो देता है। एक और केस में सिर्फ एक फ़ोन कॉल के बाद एक वुमेन 1.95 करोड़ खुद ट्रांसफ़र कर देती है क्योंकि कॉलर ने कहा डिजिटल अरेस्ट। इन दोनों केसेस में ना कोई सिस्टम हैक हुआ, ना पासवर्ड चोरी हुआ, ना ज़बरदस्ती हुई। और यहीं पर एक गलतफहमी टूटनी चाहिए, साइबर फ्रॉड का मतलब सिर्फ गलत लिंक पर क्लिक हो गया नहीं होता। आज के साइबर फ्रॉड ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं जहां विक्टिम के डिसीजन को स्टेप बाय स्टेप मैनिपुलेट किया जाता है। कभी डर यूज़ होता है, कभी ट्रस्ट, कभी प्रॉफिट का लालच, लेकिन रिजल्ट हमेशा एक ही होता है। विक्टिम के पैसे सिस्टम के अंदर से घूमकर क्रिमिनल्स तक पहुंच जाते हैं। अब चलिए पहले केस को डिटेल में समझते हैं। यह केस दिखाता है कि डिजिटल अरेस्ट जैसे शब्दों का यूज़ करके लोगों से करोड़ों पैसे कैसे ट्रांसफ़र करवा लिए जाते हैं। यह केस हैदराबाद का है। दिसंबर 2025 में साइबर क्राइम पुलिस के पास एक वुमेन कंप्लेंट फाइल करती है। अमाउंट सुनकर पुलिस भी शॉक्ड हो जाती है, 1,95,00,000। जी हाँ, विक्टिम बताती है कि उसे लगातार फ़ोन कॉल्स आ रहे थे। कॉलर कभी टेलीकॉम ऑफिसर बनकर बात करता था, कभी लॉ एनफोर्समेंट से जुड़ा दिखाता था। धीरे धीरे एक नैरेटिव बनाया जाता है। बोला जाता है कि आपके हस्बैंड का नाम एक सीरियस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में आ चुका है और अगर आपने कोऑपरेट नहीं किया तो आपके पति तुरंत अरेस्ट हो जाएंगे। यहाँ कोई गाली नहीं, कोई धमकी नहीं, सिर्फ अथॉरिटी का प्रेशर और आर्टिफिशियल अर्जेंसी। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है। कॉलर कहता है कि वेरिफिकेशन और क्लियरेंस के लिए बैंक ट्रांजेक्शन्स करनी होगी। उस वुमेन को साइबर फ्रॉड्स के द्वारा एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शंस मिलती है, कौन से अकाउंट में कब और कैसे पैसे भेजना है। प्रेशर और डर के बीच विक्टिम आरटीजीएस के थ्रू 1.95 करोड़ ट्रांसफ़र कर देती है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि पैसा एक अकाउंट में नहीं गया, सेकंड्स के अंदर मल्टीपल म्यूल अकाउंट्स के थ्रू रोटेट हो चुका था। आगे वीडियो में मैं आपको रियल एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगा कि ये सब कैसे ऑपरेट होता है। इस केस में पुलिस 2 मिडिल लेयर ऑपरेटर्स को अरेस्ट करती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन यह भी कंफर्म करती है कि यह अकाउंट पहले से दर्जनों साइबर फ्रॉड केसेस में यूज़ हो चुके थे। मतलब यह एक एक्सीडेंट नहीं था, यह एक टेस्टेड सिस्टम था। इस पूरे केस में कोई हैकिंग नहीं हुई, कोई पासवर्ड लीक नहीं हुआ, ना ही कोई ज़बरदस्ती हुई। विक्टिम ने कोई रूल नहीं तोड़ा, सब कुछ सिस्टम के अंदर रहकर ही किया और इसीलिए इस तरह के स्कैम्स पकड़ने सबसे मुश्किल होते हैं। इस केस में क्रिमिनल का वेपन था डर और अथॉरिटी। अब चलिए एक दूसरा केस आपको बताता हूँ जहाँ डर नहीं, ट्रस्ट और प्रॉफिट का लालच यूज़ हुआ। विक्टिम भी कोई आम आदमी नहीं था। यह केस पंजाब का है। विक्टिम कोई आम इन्वेस्टर नहीं, एक रिटायर्ड सीनियर पुलिस ऑफिसर था। दिसंबर 2025 में पटियाला साइबर क्राइम पुलिस के पास एक कंप्लेंट रजिस्टर होती है। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि स्कैम की शुरुआत एक व्हाट्सएप ग्रुप से हुई। ग्रुप का नाम था डीबीएस ग्रुप। ग्रुप खुद को गवर्नमेंट और सेबी लिंक्ड इन्वेस्टमेंट फर्म बताता था। ग्रुप में एक आदमी खुद को सीईओ बताता है। डेली ट्रेडिंग टिप्स, प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स और फेक सक्सेस स्टोरीज शेयर होती रहती हैं। धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड होता है। फिर एक नया ऑफर आता है, ओटीसी ट्रेड्स, जहां गारंटीड हाई रिटर्न्स का क्लेम होता है। विक्टिम इसी गारंटीड हाई रिटर्न्स के लालच में उस फेक व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक अलग अलग डेट्स पर मल्टीपल बैंक अकाउंट्स के थ्रू लगभग 8 करोड़ रुपए विक्टिम ने ट्रांसफ़र किए। इसमें ज़्यादातर पैसा विक्टिम का उधार लिया होता है फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से, बाकी लाइफ टाइम सेविंग्स। हर ट्रांसफ़र के बाद फेक पोर्टफोलियो रिपोर्ट्स उसी व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजी जाती थी जो सिर्फ पेपर पर प्रॉफिट दिखाती थी ताकि विक्टिम को कोई शक ना हो। इस केस में भी कोई हैकिंग नहीं, कोई फोर्स नहीं, सारे ट्रांजैक्शन ऑथराइज। फ्रॉड टेक्नोलॉजी से नहीं, ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी और अथॉरिटी के मिसयूज से हुआ। सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि विक्टिम एक ट्रेंड पुलिस ऑफिसर था। पहले केस में डर और अथॉरिटी यूज़ हुई, दूसरे केस में ट्रस्ट और प्रॉफिट का लालच, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर एक ही था। विक्टिम को कन्विंस किया गया, फोर्स नहीं किया गया। चलिए अब थोड़े फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स पर नज़र डालते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि इन साइबर फ्रॉड्स की वजह से हमारी कंट्री पर फाइनेंशियली क्या इम्पैक्ट हो रहा है। दोस्तों, एज पर द साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2025 रिपोर्ट, 2024 के फर्स्ट हाफ में ही साइबर फ्रॉड से 11,000 करोड़ से ज़्यादा का लॉस हुआ और रोज़ाना लगभग 6,000 कंप्लेंट्स गवर्नमेंट पोर्टल पर रजिस्टर हुई। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C के एनालिसिस के मुताबिक फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड इंडिया के लिए एक नेशनल थ्रेट बन चुका है। 2025 के पहले 6 महीनों में ही इंडिया को साइबर फ्रॉड्स की वजह से लगभग 7,000 करोड़ का नुकसान हुआ। एवरेज देखें तो हर महीने 1,000 करोड़ से ज़्यादा। अगर यही ट्रेंड चला तो यह सिर्फ इंडिविजुअल लॉस नहीं, इकोनॉमिक रिस्क बन सकता है। I4C की एक और इम्पोर्टेंट फाइंडिंग है, 50% से ज़्यादा स्कैम्स इंडिया के बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं।
मेनली साउथ ईस्ट एशिया के रीजन से। यह एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क की तरह काम करते हैं जहां स्क्रिप्ट्स लिखे जाते हैं, फेक आइडेंटिटीज़ बनती हैं और पैसा सिस्टमेटिकली मूव होता है। वैसे तो हमारे देश में छोटे से लेकर बड़े तक डिफरेंट टाइप्स के साइबर फ्रॉड्स चल रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट स्कैम्स, डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स, जॉब एंड टास्क बेस्ड फ्रॉड्स, इन टाइप के स्कैम्स काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं क्योंकि इनमें अक्सर विक्टिम एक मोटी रकम खो बैठता है एंड फिर पुलिस में मजबूरन रिपोर्ट दर्ज करवाता है, जबकि छोटे मोटे साइबर फ्रॉड्स में लोग ज़्यादातर टाइम, डर और बहुत से रीजंस की वजह से कंप्लेंट भी फाइल नहीं करते हैं, जिसके कारण इन क्रिमिनल्स के हौसले और बुलंद हो जाते हैं। अब सवाल यह नहीं है कि स्कैम होता कैसे है, सवाल यह है कि ग्राउंड लेवल पर यह ऑपरेशंस एक्चुअली चल कैसे रहे हैं। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जानने के लिए आगे बढ़ते हैं एंड पुलिस द्वारा हाल ही में हुई कुछ अदर साइबर फ्रॉड केसेस के इन्वेस्टिगेशन को ध्यान से समझते हैं। दिसंबर 2025 में ही धनबाद पुलिस को एक ऑर्गेनाइज साइबर फ्रॉड ऑपरेशन का इनपुट मिलता है। गोविंदपुर एरिया में रेड होती है, 4 एक्यूज अरेस्ट होते हैं। पुलिस रिकवर करती है मल्टीपल मोबाइल फ़ोन्स, फिशिंग लिंक्स, मैलिशियस एपीके फाइल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स और क्राइम में यूज़ हो रही एक कार। फॉरेंसिक एनालिसिस से क्लियर हो जाता है यह लोग सिर्फ मैसेजेस नहीं भेज रहे थे, यह एक प्रॉपर ऑपरेशन चला रहे थे, डिवाइसेस, स्क्रिप्ट्स और मल्टीपल स्टेट से लिंक्ड केसेस के साथ। यह प्रूफ करता है साइबर फ्रॉड सिर्फ ऑनलाइन नहीं होता, इसका फिजिकल सेटअप भी होता है। अब एक और लेयर देखिए जो विक्टिम को कभी दिखाई ही नहीं देती है। आंध्र प्रदेश साइबर क्राइम पुलिस एक इंटरनेशनल सिम बॉक्स नेटवर्क बस्ट करती है। सिम बॉक्स क्या करता है? सिम बॉक्स टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल कॉल को लोकल इंडियन कॉल्स की तरह दिखाता है। मतलब आपको लगेगा कॉल किसी इंडियन नंबर से आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो कॉल कोई साइबर फ्रॉड किसी दूसरी कंट्री से कर रहा होता है। इन्वेस्टिगेशन में 14 सिम बॉक्स डिवाइस आइडेंटिफाई होते हैं, 1500 प्लस सिम कार्ड सीज होते हैं, कई लोगों को अरेस्ट किया जाता है। आगे इन्वेस्टिगेशन में ये नेटवर्क करोड़ों के फाइनेंशियल फ्रॉड से लिंक पाया जाता है। धनबाद हो या आंध्र प्रदेश, दोनों केसेस एक ही बात प्रूफ करते हैं, साइबर फ्रॉड एक सिटी का इशू नहीं है, एक स्कैम का इशू नहीं है, यह एक मल्टी लेयर्ड नेटवर्क है जिसमें ग्राउंड पर काम करने वाले लोग, टेक्निकल सेटअप और फॉरेनर हैंडलर्स सब शामिल होते हैं। अब जब ऑपरेशंस का स्ट्रक्चर क्लियर हो चुका है, एक और अनकंफर्टेबल सवाल बचता है कि इतना पैसा सिस्टम के अंदर बिना रोके कैसे घूमता रहता है। इसका जवाब मिलता है जब हम मनी म्यूल नेटवर्क्स और बैंक इनसाइडर्स के रोल को समझते हैं। अब हम एक ऐसी लेयर पर आते हैं जहां सवाल सिर्फ स्कैमर पर नहीं, सिस्टम के अंदर के लोगों पर उठता है। 24 दिसंबर 2025 को सीबीआई एक बड़े मनी म्यूल फ्रॉड नेटवर्क पर एक्शन लेती है। इस ऑपरेशंस में पटना के 2 बैंक ऑफिशियल्स अरेस्ट होते हैं, एक केनरा बैंक का असिस्टेंट मैनेजर और एक एक्सिस बैंक का बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट। फ्रॉड कंफर्म होते ही दोनों को तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशंस के मुताबिक डिजिटल एविडेंसेस से पता चलता है कि इन दोनों ने म्यूल अकाउंट्स खुलवाने में साइबर फ्रॉड की मदद की, रेड फ्लैग्स जानबूझकर इग्नोर किए और फ्रॉड डिटेक्शन से बचने के तरीके बताए गए। यहाँ एक बात क्लियर है कि सिस्टम वीक नहीं था, सिस्टम को इंसान ने बाईपास किया। दोस्तों, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि मनी म्यूल फ्रॉड और मनी म्यूल अकाउंट किसे कहते हैं। मनी म्यूल फ्रॉड वो स्टेज है जहां साइबर क्राइम का पैसा लॉन्ड्रिंग के लिए डाला जाता है, या आसान भाषा में कहे तो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना। प्रोसेस सिंपल है, विक्टिम से पैसा लूटा जाता है, फिर वह दर्जनों अकाउंट्स में बांट दिया जाता है ताकि ट्रेस करना मुश्किल हो जाए। जिन मल्टीपल अकाउंट्स में साइबर क्राइम के पैसे को थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके ट्रांसफ़र किया जाता है, इन्हें ही म्यूल अकाउंट्स कहते हैं। इस सब से एक बात साबित होती है कि साइबर फ्रॉड सिर्फ टेक्नोलॉजी का क्राइम नहीं है, यह इंसानी इंटीग्रिटी का भी टेस्ट है। और जब सिस्टम के अंदर के लोग सिस्टम के खिलाफ काम करते हैं तो सबसे स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी भी बेकार हो जाती है। दोस्तों, अब एक ऐसा स्कैम भी आ गया है जिसमें ना इंटरनेट, ना मालवेयर, ना फिशिंग लिंक यूज़ होता है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के अंडर नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक यूनिट ने वार्निंग इशू की है USSD कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम। स्कैमर कुरियर या डिलीवरी एजेंट बनकर लोगों को कॉल करते हैं और एक USSD कोड डायल करवाते हैं। जैसे ही 21 से स्टार्ट होने वाला कोड डायल होता है, कॉल फॉरवर्डिंग एक्टिव हो जाती है, जिसके कारण लोगों की बैंक वेरिफिकेशन कॉल्स, OTP कॉल्स, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ऑथेंटिकेशन कॉल सीधा स्कैमर के नंबर पर फॉरवर्ड हो जाती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि क्रिमिनल बिना इंटरनेट के विक्टिम के डिजिटल और बैंक अकाउंट्स का कंट्रोल ले लेते हैं। यह स्कैम डेंजरस इसलिए है क्योंकि USSD बिना इंटरनेट के काम करता है, तुरंत एक्टिव हो जाता है और अक्सर इसका कोई अलर्ट भी नहीं आता। एंटीवायरस और स्पैम फिल्टर्स इसे डिटेक्ट नहीं कर पाते। अगर कॉल फॉरवर्डिंग गलती से ऑन हो जाए तो तुरंत ##
#002# डायल करें। इससे आपके फ़ोन की मैसेजेस या कॉल फॉरवर्डिंग फिर से डिसेबल हो जाती है। एआई ने भी स्कैमर्स को पहले से ज़्यादा पावरफुल बना दिया है। फेक फ़ोन कॉल्स, फेक वॉइसेस और डीप फेक वीडियोज़ अब कॉमन हो चुके हैं। इसी के साथ एक और फास्ट ग्रोइंग रिस्क है शैडो एआई। जब लोग बिना सोचे एआई टूल्स में अपना पर्सनल डाटा अपलोड कर देते हैं। जिबली स्टाइल इमेज ट्रेंड इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। लोग सिर्फ कार्टून समझकर सेल्फीज, बच्चों और फैमिली के फ़ोटोज़ अपलोड कर रहे थे, लेकिन एआई टूल में इमेज अपलोड करना सिर्फ फ़ोटो शेयर करना नहीं होता। आप अपना फेस, डेटा, आइडेंटिटी क्लूज़ और पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हो। जैसे ही डेटा एआई टूल में अपलोड होता है, आपका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। उस डेटा का फ्यूचर में मिसयूज़ ना हो, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 46% डेटा रिलेटेड इश्यूज एआई टूल्स में सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अपलोड करने से जुड़े होते हैं। अब तक हमने देखा कि साइबर फ्रॉड सिर्फ टेक्नोलॉजी का इशू नहीं है। असल खेल वहाँ होता है जहाँ टेक्नोलॉजी के साथ ह्यूमन साइकोलॉजी को टारगेट किया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 में 79% साइबर अटैक्स बिना मालवेयर के हुए। साइबर क्रिमिनल सिर्फ सिस्टम को हैक नहीं करते, वो लोगों के दिमाग को मैनिपुलेट करते हैं। उनका सबसे पावरफुल वेपन मैलवेयर नहीं, ह्यूमन इमोशंस होते हैं। फियर, अर्जेंसी, ट्रस्ट और क्यूरियोसिटी। अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, पुलिस केस है, अभी एक्शन लो, ऐसी अर्जेंसी दिमाग को सोचने का वक्त ही नहीं देती। एक कॉमन गलतफहमी यह है कि साइबर फ्रॉड सिर्फ कम पढ़े लिखे लोगों के साथ होता है। रियलिटी बिल्कुल उलट है। एजुकेटेड और प्रोफेशनल लोग अक्सर ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड स्कैम्स का टारगेट बनते हैं। इसकी पहली वजह है ऑथोरिटी कंडीशनिंग। जब कोई पुलिस, बैंक या कॉरपोरेट अथॉरिटी बनकर बात करता है, दिमाग ऑटोमेटिकली कंप्लायंस मोड में चला जाता है। दूसरी वजह है टाइम प्रेशर। न्यूरोसाइंस के मुताबिक अर्जेंसी के मूवमेंट्स में इमोशनल ब्रेन डोमिनेट करता है और लॉजिकल थिंकिंग स्लो हो जाती है। इसी प्रेशर में लोग कॉलर की आइडेंटिटी वेरीफाई करना मिस कर देते हैं। तीसरी वजह है ओवर कॉन्फिडेंस और फैमिलियरिटी ट्रैप। लोग अक्सर कहते हैं मैं ओटीपी शेयर नहीं करता, मैं साइबर फ्रॉड समझता हूँ, लेकिन आज के स्कैम ऑब्वियस नहीं होते। डिजिटल अरेस्ट नैरेटिव्स, गारंटीड रिटर्न इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स, यूएसएसडी बेस्ड कॉल फॉरवर्डिंग और एआई जनरेटेड वॉइस कॉल नॉर्मल और बिलीवेबल लगने लगते हैं। लास्ट में समझते हैं कि साइबर फ्रॉड से खुद को कैसे प्रोटेक्ट करें। साइबर फ्रॉड से बचने के रूल सिंपल हैं, बस थोड़ा अलर्ट रहना और डिसिप्लिन रहना ज़रूरी है। रूल नंबर 1, डर और जल्दी इज इक्वल टू स्कैम। अगर कोई कॉल या मैसेज पर बोले कि अभी एक्शन लो, अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा या अरेस्ट हो सकते हो, तो समझ जाओ स्कैम हो सकता है। रियल बैंक या अथॉरिटीज़ कभी भी पैनिक क्रिएट करके पैसे नहीं मांगते हैं। डिजिटल अरेस्ट रियलिटी चेक। पुलिस, सीबीआई, ईडी या इनकम टैक्स फ़ोन या वीडियो कॉल पर अरेस्ट नहीं करते हैं। किसी भी तरह का सेटलमेंट कॉल पर कलेक्ट नहीं होता है। ऐसी कॉल आए तो सीधे कॉल डिस्कनेक्ट कर दो। ओटीपी, पिन, पासवर्ड स्ट्रिक्टली प्राइवेट रखने चाहिए। ओटीपी, एटीएम पिन, सीवीवी या यूपीआई रिक्वेस्ट कभी शेयर या अप्रूव नहीं करनी चाहिए, चाहे कॉलर बैंकर बनकर बात ही क्यों ना कर रहा हो। जॉब एंड इजी मनी स्कैम्स। जॉब के नाम पर फीस, इन्वेस्टमेंट या अर्निंग अनलॉक के पैसे मांगे जाए तो समझ जाओ ये फेक ऑफर है। जेन्युइन जॉब सैलरी देती है, फीस नहीं मांग। लिंक और फेक मैसेजेस। अननोन एसएमएस, व्हाट्सएप या ईमेल लिंक्स पर क्लिक कभी मत करो। गलती से क्लिक हो भी जाए या अगर ट्रांजैक्शन हो जाए तो बैंक को तुरंत इन्फॉर्म करो। पासवर्ड या पिन चेंज करो। 1930 पर कॉल करो। cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करो। एटीएम या कार्ड फ्रॉड के केसेस में अननोन ट्रांजैक्शन दिखे तो कार्ड को तुरंत ब्लॉक करो। बैंक को 24 आवर्स के अंदर इन्फॉर्म करो। डिले करने पर रिकवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। रैंसमवेयर वार्निंग। अगर कोई हैकर आपकी कोई फाइल्स लॉक कर दे और पैसा मांगे तो रैंसम मत दो। इंटरनेट डिस्कनेक्ट करो। साइबर क्राइम पोर्टल पर रिपोर्ट करो एंड नियरेस्ट साइबर पुलिस स्टेशन पर जाकर कंप्लेंट रजिस्टर करवाओ। सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन ट्रैप्स। पार्सल अलर्ट्स, केवाईसी अपडेट, प्राइस वॉर्न जैसे मैसेजेस कॉमन स्कैम्स होते हैं। सोशल मीडिया या डेटिंग ऐप्स पर जल्दी ट्रस्ट मत करो। पैसा, गिफ्ट्स, कार्ड्स, क्रिप्टो या पर्सनल फोटोज़ कभी भी नहीं भेजने चाहिए। स्कैम हो जाए तो चुप मत रहो। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि तुरंत बैंक, 1930, साइबर क्राइम पोर्टल और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रूफ कभी भी डिलीट ना करें। साइबर फ्रॉड के बाद सबसे बड़ी गलती डिले होता है और सबसे बड़ी प्रोटेक्शन टाइमली एक्शन। साइबर फ्रॉड आज न सिर्फ टेक्नोलॉजी तक लिमिटेड है और ना ही यह सिर्फ इंसानी गलती का नतीजा है। यह दोनों का कॉम्बिनेशन बन चुका है। टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ और ह्यूमन बिहेवियर का एक्सप्लॉयटेशन। अटैकर सिस्टम को एक्सप्लॉयट करते हैं, लेकिन उनका असली टारगेट होता है इंसान का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डर, अर्जेंसी, ट्रस्ट और ओवर कॉन्फिडेंस।
जब टेक्नोलॉजी और साइकोलॉजी एक साथ काम करते हैं तो बिना हैकिंग के भी करोड़ों का नुकसान हो जाता है। इसलिए प्रोटेक्शन का मतलब सिर्फ सिक्योरिटी टूल्स या सॉफ्टवेयर नहीं है। असली सिक्योरिटी आती है अवेयरनेस, वेरिफिकेशन और टाइमली एक्शन से, जब इंसान और सिस्टम दोनों अलर्ट होते हैं। अगर इस वीडियो से आप एक ही बात याद रखें तो वो यह हो कि प्रेशर या जल्दी के मूवमेंट में कभी भी तुरंत डिसीजन मत लीजिए, और अगर कभी साइबर फ्रॉड हो जाए तो चुप रहना सॉल्यूशन नहीं है। एक टाइम पर की गई रिपोर्ट सिर्फ आपको नहीं, सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाती है और अगले विक्टिम को भी बचाती है। अलर्ट रहिए, वेरीफाई कीजिए, टेक्नोलॉजी को समझिए और हमेशा याद रखिए, पॉज, वेरीफाई, प्रोटेक्ट। थैंक यू।